Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to cover the first poem of First Flight, the class 10 English book. The poem is titled Dust of Snow and it is written by Robert Frost. It is a short poem and it is a very popular poem of Robert Frost. It is one of his masterpieces. ये पोएम दिखने में बहुत छोटी है बट इट हैज ए डीप मीनिंग इन इटसेल्फ. इस पोएम के थ्रू पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है एक डीप मैसेज देना चाहते हैं. वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसका अपना ही एक अलग इम्पैक्ट और एक अलग ही सिग्निफिकेंस होता है. कोई भी चीज नेगेटिविटी नहीं शो करती. जिस चीज को हम नेगेटिव मानते हैं, कभी कभी जिस चीज को हम अच्छा नहीं मानते, कभी कभी वो हमारे लिए पॉजिटिविटी शो करती है. तो चलिए आइए देखते हैं इस पोयम में जो पोइट है वो क्या कहना चाहते हैं. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree Hemlock tree एक पॉइजनस प्लांट या पॉइजनस ट्री है विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स. तो हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को ही अच्छा नहीं माना जाता. हेमलॉक ट्री अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि बिकॉज ये पॉइजनस ट्री है, और क्रो क्रो को भी हम जो है अच्छा नहीं मानते, एक बैडोमेन मानते हैं. ठीक है. तो पोइट ये कहते हैं कि मैं एक दिन हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था. ठीक है. बहुत डिप्रेस्ड मूड में था, बहुत सैरोफुल मूड में था. मेरा मूड उस दिन अच्छा नहीं था, मेरा दिन उस दिन खराब था. ठीक है. मैं कई चीजों को सोच रहा था. तो उस दिन जब मैं हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था तो एक क्रो उस पर बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री पर, या कहीं से आकर हेमलॉक ट्री पर बैठ गया. तो उस समय क्या था, उस समय चारों तरफ स्नोफॉल हो रहा था, स्नोइंग सीजन था, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी. तो हेमलॉक ट्री के ऊपर भी क्या थी, बर्फ डिपॉजिट हो गई थी. तो यहाँ डस्ट ऑफ स्नो जो कहा गया है, वो डस्ट का जो मीन है वो धूल मिट्टी से नहीं है. यहाँ डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन ऑन द बॉडी आफ्टर द स्नोफॉल. यानी जो स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हेमलॉक ट्री के ऊपर डिपॉजिट हो गए हैं. तो जब जो राइटर है, जो पोइट है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे. तो जो क्रो जब हेमलॉक ट्री पर आकर बैठा तो उसके बैठने से पेड़ की ब्रांचेस हिली और स्नोफॉल जो है वो पोइट के ऊपर हो गया. तो आगे क्या हुआ. हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड. ड्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, यानी किसी चीज का पछतावा होना. तो पोइट कहते हैं ये छोटी सी जो इंसिडेंट हुई स्नोफॉल की, हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड. इस इंसिडेंट से जो उनका मूड है वो इमीडिएटली चेंज हो गया. यानी जो उनका सॉरोफुल मूड था, जो वो डिप्रेसिंग फील कर रहे थे, वो एकदम से उनका मूड जो है हैप्पियर मूड में चेंज हो गया. यानी जो हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही जो चीजें हैं निगेटिविटी से कनेक्टेड होते हैं, निगेटिविटी से लिंक्ड माने जाते हैं. तो इसकी वजह से भी उनके मूड पर कोई असर नहीं हुआ, कि मतलब उनका मूड और ज्यादा सॉरोफुल नहीं हुआ, बल्कि उनका मूड और हैप्पी हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यू. और उनका जो उस दिन का पार्ट था, काफी पार्ट जो वेस्ट हो चुका था डिप्रेशन में, किसी चीज का दुख व्यक्त करने में जो वेस्ट हो चुका था, उस दिन का थोड़ा सा पार्ट बच गया क्योंकि उनका मूड अब अच्छा हो गया था. तो चलिए इस पोयम की समरी देख लेते हैं. The poet is sitting under a poisonous hemlock tree in a depressive and sorrowful mood and has lost all hope. तो पोइट जो है एक पॉइजनस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं इन ए डिप्रेसिव सॉरोफुल मूड, और उनका जो मूड है वो बहुत अच्छा नहीं है. वो किसी चीज का दुख व्यक्त कर रहे हैं, बहुत सॉरोफुल मूड में है, बहुत डिप्रेशन वाली फीलिंग उनको है. एंड हैज लॉस्ट ऑल होप. और उनकी सारी उम्मीदें, जो सारी होप्स है, वो खत्म हो चुकी हैं. A crow, which is a symbol of death and fear, sitting on the same tree, shook off the dust of snow on the poet. एक क्रो, जिस क्रो को हम डेथ और फियर का सिंबल मानते हैं, सिटिंग ऑन द सेम ट्री, उसी ट्री पर बैठा हुआ है, शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट. और उसने क्या किया, उसने पोइट के ऊपर जो है, जो ट्री के ऊपर जो डस्ट थी स्नो की, जो स्नोफॉल था, वो उस पर पोइट पर हो गया. This change his sad mood and instantly makes him happier. इसकी वजह से जो उनका सैड मूड था इंस्टेंटली चेंज हो जाता है और वो हैप्पी हो जाते हैं. जो उनका सैड मूड था वो हैप्पियर मूड में चेंज
हो जाता है। Thus, the supremacy of nature as a whole made him realize how small his problem was. तो ये नेचर की जो सुप्रीमेसी थी, ये नेचर की जो ब्यूटी थी, उसकी वजह से उनको रियलाइज होता है कि वो जिस प्रॉब्लम का वो दुख कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम एक्चुअली में उनकी कितनी छोटी है। Now he got ready to utilize the rest of the day. अब चूंकि उनका मूड अच्छा हो चुका है, इसलिए वो दिन का जो बचा पार्ट है उसको यूटिलाइज करने के लिए रेडी हो गए हैं। यानी वो अब जो है अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते और किसी अच्छी चीज में बचे हुए टाइम को लगाना चाहते हैं। The poem gives us the message that sometimes creatures linked with negative aspects of life can also bring change and happiness. तो ये पोयम जो है इस मैसेज को देती है, कभी कभी कुछ क्रिएचर्स जिनको हम नेगेटिव एस्पेक्ट से लिंक्ड मान लेते हैं, वो भी कभी कभी हमारे लाइफ में चेंज ले आते हैं, अच्छा चेंज ले आते हैं और इवन हैप्पीनेस भी ला सकते हैं। जैसे हमने इस पोयम में देखा, जो क्रो है उसको हम डेथ और फियर का सिंबल मानते हैं, तो यहाँ पे डेथ और फियर का जो सिंबल है क्रो, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही क्रो की वजह से स्नोफॉल जो हुआ, जो पोइट का मूड है वो एकदम से हैप्पियर मूड में चेंज हो गया। वन शुड नेवर बिकम होपलेस एंड सॉरोफुल इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। तो ये पोएम है वो ये मैसेज देती है कि हमें कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, कभी भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए, एंड सॉरोफुल इवन द वर्स्ट सिचुएशन। और लाइफ की खराब से खराब सिचुएशन में भी, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी कभी सॉरोफुल मूड में नहीं होना चाहिए। यानी हमें हमेशा जो है अच्छे टाइम की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि एक खराब टाइम के बाद एक अच्छा टाइम जरूर आता है। हमें अच्छी से अच्छी सिचुएशन में भी और खराब से खराब सिचुएशन में भी कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समरी और ये पोयम आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।